हेलो दोस्तों, आज हम टॉपिक लेते हैं समीकरण, इक्वेशन वाला टॉपिक लेते हैं। बहुपद है वो तो लगभग आपका फिनिश हो चुका है। पॉलिनोमल्स में एक शायद वो रह गया है, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय बहुपद के लिए। उसमें कुछ नहीं है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। या आप लिख सकते हैं बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। देखो, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या है? यदि बहुपद px को एक अन्य बहुपद gx से भाग दिया जाए, भाग दिया जाने पर भागफल qx व शेषफल rx प्राप्त होता है, तो px इक्वल टू होता है यहाँ पर qx इंटू gx या gx इंटू qx प्लस rx। ये बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कहलाती है। वही है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल होता है, उसी तरीके से है। जहाँ gx इज़ नॉट इक्वल टू 0, यही बात आप ध्यान रख लेना। तो इसमें कुछ नहीं था, इसको gx पहले भी लिखा जा सकता है, qx बाद में भी लिखा जाता है, प्लस का rx यहाँ पर शेषफल है। तो यह बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है। अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं समीकरण। समीकरण के बाद ही आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे मेंसुरेशन वाला। बहुत ही सरल टॉपिक है मेंसुरेशन, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम अब हम लेते हैं यहाँ पर समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं? दो व्यंजक जिनको बराबर के चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है। जब दो व्यंजकों को बराबर के चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है, अर्थात अथवा जब एक व्यंजक को शून्य के बराबर रखा जाता है, तब प्राप्त कथन समीकरण कहलाता है। कोई भी दो व्यंजक हैं, जैसे इस तरीके से 2x प्लस के 5 इक्वल टू x माइनस 4, तो ये भी क्या है? दो व्यंजक थे, उनको हमने बराबर के चिन्ह द्वारा जोड़ दिया गया है यहाँ पर। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। दिस इज समीकरण, यह एक समीकरण कहलाएगा। तो इसमें क्या है, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, एक निश्चित वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 9। तो यहाँ पर x की वैल्यू ये आप इसमें पुट कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो समीकरण जो होता है चर राशि x के निश्चित मानों के लिए यह सत्य होता है। नोट डाल के आप लिख सकते हैं, नोट समीकरण चर राशि x के निश्चित मानों के लिए सत्य होता है।
और जो x के सभी मानों के लिए सत्य हो जाए, सभी मानों के लिए, उसे सर्वसमीका कहते हैं। सर्वसमीका, सभी मानों के लिए जो सत्य होता है, ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं? सर्वसमीका बोलते हैं। तो वहाँ पर सर्वसमीका है, कोई बात नहीं है। अब हम डायरेक्ट आगे की ओर चलते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यह समीकरण था जिसमें एक चर आपको दिखाई दे रहा था, तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। एक चर वाला रैखिक समीकरणों के प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण और दो चरों वाले रैखिक समीकरण की अब हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो पहले लेते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कहा जाता है क्योंकि इनका ग्राफ प्लॉट कराएं तो एक रेखा प्राप्त होती है, इसलिए ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ax प्लस के बी इक्वल टू 0, या एक चर वाला रैखिक समीकरण है जहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड और a कॉमा b इज एलिमेंट ऑफ r। a और b की जो वैल्यू है वो r में से ही ली जाती है, लेकिन a की वैल्यू क्या नहीं होती है? 0 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि यह 0 हो जाएगा तो यह केवल और केवल क्या बचेगा? कांस्टेंट बचेगा, समीकरण नहीं कहलाएगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हों। आप रैखिक भले ही नहीं लगाए क्योंकि इसमें x और y का ग्राफ हम खींचते हैं तो प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर इसमें भी आप ग्राफ खींचें, एक रेखा प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वह क्या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन आपको प्राप्त होती है, उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे, ग्राफ की चर्चा नहीं कर रहे। तो यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण ax प्लस के बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, जहाँ a तथा b अशून्य हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। a कॉमा b, अथवा ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसे a कॉमा b एक साथ शून्य नहीं, और a कॉमा b इज एलिमेंट ऑफ r। तो यहाँ पर ये इसमें दो चर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक चर इसमें x है, दूसरा चर इसमें y है। x यहाँ पर स्वतंत्र चर कहलाता है और y यहाँ पर परतंत्र चर कहलाता है। दो चर जिसमें दिखाई दे जाए वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं, दो समीकरण हैं a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0। तो दोनों रेखाएं, इनके ग्राफ प्लॉट किए जाते तो रेखा प्राप्त होती है। ये दोनों रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती हैं, कब समांतर होती हैं और कब ये संपाती होती है, उसकी कंडीशन पर हम चर्चा करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आपका पुटअप होगा, वो देखिए। आपको एक जानकारी और दे दें, समीकरण के मूल, समीकरण के मूल किसे कहते हैं? समीकरण के मूल किसी समीकरण में चर राशि x के वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, समीकरण के मूल कहलाते हैं। किसी समीकरण में चर राशि के वे मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं, वे समीकरण के मूल कहलाते हैं। समीकरण के मूल जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू आएगा प्लस माइनस रूट 1।
x की वैल्यू आप इसमें ये डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस का 1, 0 0 बराबर 0। x के साथ में -1 रख के देखो, -1 का स्क्वायर +1, 1 - 1 0 बराबर 0। इसका मतलब यहाँ पर 2 मूल प्राप्त होंगे। अतः दिए गए समीकरण के 2 मूल, कितने मूल, 2 मूल +1 और -1 होंगे। ये इसके मूल कहलाते हैं। और समीकरण का हल लिखना है तो इनको एक समुच्चय के अंतर्गत लिखा जाता है। समीकरण का हल क्या होता है, तथा समीकरण का हल इनको एक मझले कोष्ठक में बंद करके लिख दिया जाएगा। यह समीकरण का क्या होगा, हल होगा। यानी एवरी, ये एलिमेंट है, प्रत्येक यहाँ की जो संख्या है इस समुच्चय में, वह संख्या इस समीकरण को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ये इसका क्या कहलाएगा, हल कहलाता है। अब हमारा मेन मुद्दा है, उसकी ओर चलते। ये तो छोटी सी जानकारी थी, जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको शेयर कर दी। अब हम चलते हैं समीकरण की कंडीशन की ओर। हाँ, इसे आप अच्छी तरीके से समझना। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। इसे आप देखिए, समीकरण निकाय की विभिन्न स्थितियों की चर्चा कर रहे हैं। समीकरण निकाय क्यों कहा है हमने, क्योंकि ये समूह होता है, एक से अधिक समीकरण होते हैं तो उसे समीकरणों का निकाय कहा जाता है। समीकरण निकाय कहा जाता है। माना समीकरण रैखिक समीकरण निकाय क्या है, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। यह समीकरण क्या निकाय कहलाएगा। ये 2 समीकरण है यहाँ पर, ये समीकरण 1, समीकरण 1। अब इसमें हम कंडीशन लगाते हैं, यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब दोनों रेखाएं, ये वाली कंडीशन है, तब रेखाओं का हल अद्वितीय होगा। यानी दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, इसका मतलब होगा हल कैसा होगा, अद्वितीय। दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। समझते जाना, अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब अर्थात दोनों, ऑब्लिक करके आप लिख लेना, ऑब्लिक, दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं या समीकरण निकाय, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, समीकरण निकाय संगत होगा, अर्थात सुसंगत होगा। जिसका कोई हल होता है, अद्वितीय हल है यहाँ पर, जिस समीकरण, 2 समीकरणों का हल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संगत कहते हैं। समीकरण निकाय संगत होगा, यहाँ पर क्या होगा, सुसंगत होगा। नेक्स्ट, इनके ग्राफ की बात कर ले कि इनका जो ग्राफिकली मेथड है, ग्राफ इनका कैसा प्राप्त होगा। दोनों रेखाएं काटेंगी तो इस तरीके का इसका ग्राफ प्राप्त होगा। इनका ग्राफ निम्न रूप में प्राप्त होगा। कौन से रूप में, इस वाले रूप में ही प्राप्त होगी। यानी एक बिंदु पर ये रेखाएं, दोनों रेखाएं क्या करेंगी, कट करेंगी यहाँ पर।
एक बिंदु पर क्या करेंगी, कट करेंगी। कब, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पर कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2x माइनस के 3y प्लस के 5 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस के 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर इसका भाग लगाइए, कोफिशिएंट का आप इसमें भाग लगाइए, तो यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। चिन्ह सहित कोफिशिएंट लिया जाता है, ध्यान रखना ये वाला। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे x माइनस के y प्लस के 6 इक्वल टू 0, एक है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर कोफिशिएंट इसका क्या है, 1/1, इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1/ प्लस का 1, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 1। ये आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए दोनों समीकरणों का हल होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, अर्थात एक से ज़्यादा हल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपने देखा इसमें 4 कंडीशन होती हैं, दोनों रेखाओं का हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा, इसका मतलब एक हल होगा। अद्वितीय का मतलब उसके समान कोई दूसरा हल नहीं हो। दोनों रेखाओं का हल कैसा होगा, एक हल होगा। दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, दूसरी कंडीशन। इसे आप अलग से लिख ही लो, चलो आपको लिखा देता हूँ, अच्छे तरीके से आप लिख लो। ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, अथवा एक हल होगा, अर्थात लगा दो यहाँ पर, अर्थात एक हल होगा, इसका मतलब ये। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं यहाँ पर, दूसरी बात है वो क्या होगी, दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। आप ऐसे लिखना, 4 कंडीशन हम लेकर के चलेंगे। कितनी कंडीशन, 4 शर्तें यहाँ पर, तीसरी ये 4th। रेखाओं के हल कितने प्राप्त होंगे इसकी बात करेंगे, रेखाएं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी उसकी बात करेंगे, समीकरण का संगत हो या असंगत होगा उसकी बात करेंगे, और इनका ग्राफ निम्न रूप में प्राप्त होगा उसकी बात और करेंगे। ग्राफिकली मेथड बता देते हैं आपको कि इसका ग्राफ कैसा प्राप्त होगा। दूसरी बात, जब a1/a2 दूसरी कंडीशन लेते हैं, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2। तीनों ही कैसे हो जाए, यहाँ पर बराबर हो जाते हैं, तब देखिए, तब हाँ, पहले हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं कि रेखाओं का हल कितने होंगे, एक हल होगा, यहाँ पर अनेक हल होंगे। इस कंडीशन में रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, ये ध्यान। दूसरी बात, अब इनके प्रतिच्छेद बिंदु की बात करते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं समपाती होंगी, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी, रेखाएं समपाती होंगी। तीसरी बात यहाँ पर हम करते हैं, हाँ, अब इसके हल की बात कर लेते हैं कि इसका जो समपाती रेखा है तो इसका हल संगत हुआ या असंगत। देखो हल तो प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर अनेक हल है, कोई बात नहीं, लेकिन हल इसका जरूर प्राप्त हुआ है। अगर हल प्राप्त होता है तब समीकरण निकाय संगत कहलाता है। समीकरण निकाय संगत होगा। चौथी बात, समीकरणों का हल दोनों
समीकरणों का ग्राफ निम्न रूप में प्राप्त होगा। कौन से रूप में? एक रेखा ये है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर प्राप्त होगी। ये दोनों रेखाएं कहलाती हैं समपाती रेखाएं। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन प्राप्त हो जाए ग्राफ बनाने पर तो दोनों रेखा हैं कैसी होंगी? समपाती होंगी। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 2x प्लस के 3y प्लस के 1 इक्वल टू 0। एक दूसरी लाइन है 4x प्लस के 6y प्लस के 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर दोनों रेखाएं तो a1/a2 निकालो 1/2 आएगा। b1/b2 निकालिए तो यहाँ पर भी 1/2 आएगा। हाँ, यहाँ पर मैंने एक बात गौर नहीं की, कोई बात नहीं। c1/c2 भी निकालिए तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। चलो एक और समीकरण मैं बनाना चाह रहा था, वो बाद में बताएंगे। एक क्वेश्चन है तो a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 भी क्या आया? 1/2 आया है। तो यहाँ पर तीनों बराबर होते हैं तो समीकरण निकाय संगत होता है। हल अनेक हल होते हैं, रेखाएं समपाती कहलाती हैं, इनका ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है। ये सिचुएशन। तीसरी कंडीशन देखिए इनकी, जब a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, c1/c2 बराबर नहीं होता है, उस कंडीशन में देखिए आप। तब समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इस वाली कंडीशन में c1/c2 इज नॉट इक्वल टू होता है, तब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। दोनों रेखाएं समांतर होंगी। दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अगर ये समांतर हैं तो इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। हल प्राप्त नहीं होगा तो समीकरण निकाय असंगत कहलाता है। समीकरण निकाय असंगत होगा। असंगत होगा। दोनों रेखाओं का ग्राफ निम्न प्रकार, निम्न रूप में प्राप्त होगा। निम्नलिखित रूप में एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन भी इसी के पैरेलल आपको प्राप्त होगी। दोनों लाइन पैरेलल होंगी। कब? जब a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट बराबर नहीं है, c1/c2 के बराबर नहीं होता है। तब फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस के 3y प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर 5x। चलो यहाँ पर कुछ और ले लो, कोई बात नहीं है। a1/a2 ठीक है, बराबर करने हैं तो यहाँ पर 4x प्लस के 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको मिलेगा a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका इसमें भाग लगाए 1/2, लेकिन ये 1/2 प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दोनों की लाइन जो प्राप्त होंगी इस वाली सिचुएशन में प्राप्त होंगी। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 के अंतर्गत आया है, संस्कृत वाले डिपार्टमेंट वाला है, संस्कृत विभाग वाला। यार 2x² माइनस का 3x प्लस a और 2x² प्लस x माइनस b एक उभयनिष्ठ गुणनखंड रखते हैं। दोनों का कोई ना कोई एक क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इनमें से क्या होगा ये आपको बताना है। तो माना उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? x माइनस अल्फ़ा है। माना
उभयनिष्ठ गुणनखंड x माइनस अल्फ़ा है, तब x बराबर अल्फ़ा संतुष्ट करेगा। x बराबर जो अल्फ़ा है वो क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब दोनों बराबर क्या आएगा, 0। दोनों का शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। दोनों बराबर होंगे। x बराबर अल्फ़ा इसमें पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फ़ा प्लस का a इक्वल टू 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के अल्फ़ा माइनस का b। ये कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगा दिया। कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए कि हमें निकालना क्या है, किस तरीके से करेंगे वो है। माना उभयनिष्ठ गुणनखंड x माइनस अल्फ़ा है, तब x बराबर अल्फ़ा संतुष्ट करेगा दोनों समीकरणों को। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, x माइनस अल्फ़ा इसका है, x माइनस अल्फ़ा इसका गुणनखंड है, तो x बराबर अल्फ़ा रखने पर शेषफल इसका 0 प्राप्त होगा। इसमें भी x बराबर अल्फ़ा रखने पर शेषफल क्या आएगा, 0। इसका मतलब दोनों बराबर क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, 2 अल्फ़ा स्क्वायर से 2 अल्फ़ा स्क्वायर कैंसल, 3 अल्फ़ा को उधर भेज दीजिए तो a प्लस का b इज इक्वल टू आ जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस का और 1 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा हो गया। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी अपॉन 4। अब हमें क्या चाहिए, x माइनस अल्फ़ा एक गुणनखंड होगा, तब उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, x माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दीजिए a प्लस बी अपॉन 4। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरीके से बहुत सरल क्वेश्चन आया है, कर सकते हैं आप इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2014 के अंतर्गत आया है। देखिए, 2 अंकों की एक संख्या को या तो उनके अंकों के योग को 8 से गुणा कर 1 जोड़ने पर प्राप्त की जा सकती है, या उनके अंकों के अंतर को 13 से गुणा कर 2 जोड़ने पर प्राप्त की जा सकती है। यानी 2 अंकों वाली संख्या की चर्चा हो रही है, तो आप मान लेंगे माना 2 अंकों वाली संख्या 10y प्लस x है। इकाई का अंक यहाँ पर x है, दहाई का अंक क्या है, y। दहाई का अंक होता है उसमें 10 का गुणा किया जाता है। 3 अंकों वाली संख्या मानती है तो इकाई का अंक x, दहाई का अंक y और सैकड़ा का अंक क्या है, z है। तो संख्या हो जाती 100z प्लस 10y प्लस x। ये 3 अंकों वाली संख्या लेट की जाती है। तो यहाँ पर आप देखो इस संख्या की चर्चा कर रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या को या तो उनके अंकों के योग को, अंकों के योग को कितने से गुणा किया जा रहा है, 8 से गुणा करें, उसे 1 जोड़े तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है। इसको सॉल्व करते हैं, 8x प्लस के 8y प्लस 1 माइनस के 10y माइनस x इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं 8x माइनस का x तो यह आ जाएगा 7x माइनस 2y प्लस के 1 इक्वल टू 0। समीकरण 1 हो गया। और क्या दिया है उसने, तथा उसने यह भी दिया है उनके अंकों के अंतर को, अंकों का अंतर, चलो x माइनस वाई के अंकों के अंतर को 13 से गुणा करने पर 2 जोड़ा जाए तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है। 13x माइनस के 13y प्लस के 2 माइनस के 10y माइनस x इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, 13x में से एक x गया तो 12x, यहाँ पर हमने लिख लिया 12x। 13y माइनस का 10y तो ये हो जाएगा माइनस का 23y प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। समीकरण 1 को देखो, समीकरण 2 को देखो, दोनों को अब हमें सॉल्व करना है। दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर 7x है, वहाँ पर 12x है। हाँ, अब ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, दोनों को सॉल्व करना है। x और y की यहाँ से वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। तो दोनों समीकरणों को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें 7 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितने का, 12 का। इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितने का, 7 का। x के कोफिशिएंट, x के गुणांक कैसे हो जाएंगे, बराबर। 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84x। 12 का इसमें गुणा करो, 12 दूनी 24 माइनस के 24y प्लस के 12 इक्वल टू 0। इसमें 7 का गुणा करो, 12 सत्ते 84x, 7 21 की 1
हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16, y प्लस 7 दूनी 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इनको हम घटाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड हो जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये 164 है, माइनस का 24, 161 है, ये 24 है, इसको आप माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 3, 137 यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है। 137 y माइनस का 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। 137 y, देखो यहाँ पर गड़बड़ आ रहा है, y की वैल्यू आ जा रही है 2/137, इसका मतलब दिस इज रॉन्ग। तो आपकी जो गलती हुई है वो कहाँ से हुई है, यहाँ पर x माइनस वाई। हमको मालूम नहीं है कि x में से y घटाया है, यहाँ पर y में से x घटाया, दो संख्याओं का अंतर इसने काट दिया है, उनके अंकों के अंतर को अब यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि x में से y घटाएं या y में से x घटाएं, तो हमारा ये वाला फेल हो चुका है। अब हम यहाँ पर लेंगे y माइनस एक्स, तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब यहाँ पर अब हम क्या करें, y माइनस एक्स करके देखें, y माइनस एक्स करके देखते हैं तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स। संख्या के अंकों का अंतर, उनके अंकों का अंतर को 13 से गुणा करें और उसमें 2 जोड़ दें तो वह संख्या प्राप्त होती है, कौन सी, 10y प्लस एक्स। इसका मल्टीप्लाई करते हैं 13y माइनस के 13x प्लस के 2 इक्वल टू आ जाएगा 10y। इसको भी इस साइड में ले लो तो माइनस का 10y माइनस एक्स इक्वल टू 0। 13y माइनस का 10y तो ये हो जाएगा 3y माइनस का 14x प्लस के 2 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, दोनों को अब हमें सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करो आप 2 का, इसमें 1 का करेंगे तो यहाँ पर गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 14x माइनस के 4y प्लस के 2 इक्वल टू 0। इसमें हमने 2 का गुणा किया है, इसमें 1 का गुणा किया है, जिससे x समान हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कैंसिल हो गया, माइनस का y प्लस के 4 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 4। y की वैल्यू कहाँ पर रख दो, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से यह आ जाएगा 7x माइनस के 8 प्लस 1 इक्वल टू 0। 7x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 7x इक्वल टू आ जाएगा 7, x इक्वल टू 7/7 इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 आ गया, y की वैल्यू क्या है 4, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या है हमारी 10y प्लस x। y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है 4, x की वैल्यू 1, तो 40 प्लस 1 इक्वल टू 41, ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2012 में आया है। के किस मान के लिए समीकरणों का समूह कि x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x प्लस y इक्वल टू बराबर 1 का एक ही परिणाम होगा। एक ही परिणाम है दोनों का, तो एक ही परिणाम की क्या शर्त होती है, एक ही परिणाम, इसका मतलब केवल एक ही हल है उसका, एक से अधिक हल नहीं है, अनेक हल की बात नहीं कर रहा है, केवल एक की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अद्वितीय हल की शर्त होती है, एक हल की शर्त क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2। तो a1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है k, a2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है और b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब k इज नॉट इक्वल टू 6, k का मान 6 नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो। तो k की बहुत सारी वैल्यू आ गई, 6 से बड़ी सब कुछ आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, लेकिन k का मान एग्जैक्ट क्या नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, इसमें बराबर नहीं होना चाहिए, इसमें भी बराबर नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पर क्या है, तो इसका मतलब k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब k इज एलिमेंट ऑफ R एक्सेप्ट टू 6 होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा इसका। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है। अब आपको प्रश्नों की PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाएगा, मेंसुरेशन। पूरे जोश के साथ पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं उसको बार बार कीजिए। जब तक आप
बिना देखे क्वेश्चन को नहीं कर पाए तब तक आप उसे देखिए और उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाया जा रहा है उस पर भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।